मित्रों, नमस्कार। नमस्कार के बाद आपसे मैं जिस विषय को लेकर आज बात कर रहा हूँ, हम अक्सर बात करते हैं बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों अलग अलग हैं और हमें बहुत ज़्यादा भूत काल की बातों को अपने जहन में सवार रखेंगे तो वर्तमान हमें बुरा भला कहेगा, और वर्तमान से कोई अन्याय होगा तो भविष्य जो है वो भी उसके भविष्य के पास बहाना होगा कि आप तो व्यर्थ की बातों में लगे रहे। लेकिन मित्रों, इसके बावजूद बेताल कथाएं आपने सुना है, विक्रम और बेताल की कहानियाँ। कुछ एक चीज़ें शाश्वत होती हैं, वो जाती नहीं, जहन से उतरती नहीं है। अब देखिए, मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, ये काल विभाजन तो होता रहेगा, वो विषय है भारत पाक विभाजन। 7 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका, लेकिन अब तक वो उस काल की जो कहानियाँ हैं, जो उस दास्तानें हैं, जो उस वक्त की जो घटनाएं हैं और उसके जो प्रभाव हैं, वो आज तक जारी हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस बार जो उस काल के जो मानसिक प्रभाव थे, मानसिक दबाव थे, उनकी ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। और इस दिशा में सबसे पहले जो ठोस काम, जो क्योंकि हम लोग पुस्तकों और सृजनशीलता की दुनिया के बंदे हैं, इंसान हैं, हम उसे सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ एक लेखक का, और वो लेखक हैं अरविंद काला, अनिरुद्ध काला। अनिरुद्ध काला जो हैं वो विश्व के ख्याति प्राप्त हो गए हैं। वो मनोचिकित्सक हैं, और मनोचिकित्सक होने के साथ साथ उन्होंने एक इंडो पाक, भारत पाक, पंजाब साइकेट्रिक सोसाइटी का गठन भी किया है, और ये गठन 2008 में हुआ। और उसी के माध्यम से एक पुस्तक उन्होंने प्रस्तुत की है। वो जो पुस्तक है हमारे लिए, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी भी हैं हम में से बहुत सारे लोग, तो ये पुस्तक जो है ये उन्हीं अनुभवों पर आधारित है जो मनोचिकित्सकों और मनोरोग से पीड़ित शरणार्थियों पर आधारित है, पर उनकी ज़िंदगी पर आधारित है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ ली गई हैं, और काला ने ये किताब जो है इसका समर्पण किया है पाकिस्तान के लाहौर के एक प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर हारून रशीद चौधरी को। उनके नाम समर्पण है। और इसमें ये भी एक तथ्य है कि दोनों ने मिलकर भी इसमें अपनी योगदान जो है दिया है, कि उस दोनों के सामने मरीज़ों के पूरे हिस्ट्री शीट्स, पूरा का पूरा इतिहास, अपने मरीज़ों का, मनोरोगियों का इतिहास है। और वो मनोरोगी मित्रों जिनका जिक्र मंटो ने अपनी कहानियों में किया, टोबा टेक सिंह अपनी जगह है। और ये भी एक तथ्य हमारे सामने आता है कि जब ये विभाजन हुआ तो उस वक्त सबसे बड़ा संकट कसौली के जो मनोरोग चिकित्सालय है, जिसे आप आम ज़बान में, चालू ज़बान में, चलता हुआ ज़बान में आप पागल खाना भी कह देते हैं, तो वहाँ भी बड़ा संकट था कि अब क्या करें। बाकी चीज़ों का विभाजन तो हो गया, ये रोगी, इनमें मुसलमान भी हैं, इनमें लाहौर के बाशिंदे भी हैं, इनमें रावलपिंडी के भी लोग हैं, इनमें दिल्ली के भी हैं, लखनऊ के भी हैं, उनका क्या करें। ये लोग अलग अलग क्षेत्रों से आकर यहाँ बसे हैं और हम लोग इनकी देखभाल करते हैं, और इनको अब कहाँ भेजें। फुर्सत सरकारों को नहीं थी उस समय, फुर्सत उन दिनों में जो आयोग गठित हुए थे उनको भी नहीं थी कि क्या है इनके साथ इन मामलों पर कौन माथापच्ची करे। लेकिन वो बहुत बड़ा एक मानवीय एक प्रश्न था जिस पर उन दिनों बात ज़्यादा गंभीरता से नहीं हो पाई, और उन दिनों यही हुआ कि वस्तुतः उनको संभालने वाला जो स्टाफ था वो भी नॉर्मल स्थिति में नहीं था, वो भी सामान्य स्थिति में नहीं था। अब हर एक जो रोगी है उसको अपनी यादें, अपना शहर याद आ रहा है, वो किस किस को समेटें, किस किस को समझाएं। और ये समय वो था जब चारों तरफ आग लगी हुई थी, चारों तरफ आगजनी, हत्याकांड, चारों तरफ नृशंस घटनाओं की भरमार थी, ये वो समय था। और ऐसे माहौल में मित्रों, जो अस्पताल कर्मी होते हैं या उस कथित पागलखाने के जो कर्मी होते हैं, वो भी कुछ निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय लेने की स्थिति में कोई भी नहीं था, और उन्हें को स्पष्ट दिशा निर्देश भी नहीं दिए जा सके कि आप क्या करें ऐसी परिस्थिति में। तो उन्होंने ये कहा कि जो मुसलमान थे उनको अलग कर दिया, जो दूसरे थे हिंदू और सिख उनको अलग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान जाओ, तुम हिंदुस्तान के खाते में जाओ।
अब वो पूछने लगे हिंदुस्तान कहाँ है, तो किसी ने कह दिया इस तरफ चले जाओ हिंदुस्तान वाले, किसी ने पूछा कि पाकिस्तान किस दिशा में है, तो उन्होंने कह दिया कि इस तरफ पाकिस्तान है, चले जाओ। उनका मुख्य लक्ष्य ये था कि ये सारा का सारा जो एक घटनाक्रम है जिससे हम जूझ नहीं पा रहे, अब इसके बारे में निर्णायक स्थिति तो सरकारें ही लेंगी। हम इन बेचारों को कहाँ तक संभाल कर रखें, हमें समझ ही नहीं आता। जहाँ जाएंगे पूछ पाछ के अपने घरों में चले जाएंगे लोगों से, और हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जब चारों ओर ऐसा एक हृदय विदारक माहौल हो, उसमें हम कहाँ इनको भेजें, कहाँ इनको रखें, कुछ समझ में नहीं आता। और ये स्थिति मित्रों सिर्फ यहाँ नहीं हुई, देश में रांची में ये स्थिति आई, हैदराबाद में था एक मेंटल असाइलम, वहाँ भी ये स्थिति आई, लाहौर में भी ये स्थिति आई, और बहुत सारे ऐसे केंद्र थे जहाँ पर ये स्थितियाँ पैदा हुईं और इन स्थितियों से अलग अलग घटनाएं जो हैं वो सामने आई। मसलन मैं उदाहरण के लिए ये जो अपने अनिरुद्ध काला की जो पुस्तक है, इसमें इसका शीर्षक है द अनसेफ असाइलम, असुरक्षित शरणस्थली, और स्टोरीज ऑफ पार्टीशन एंड मैडनेस। ये उसका है विभाजन काल के उन्माद पर आधारित कहानियाँ। तो अब ये उन्माद जो है क्या क्या रूप लेता है मित्रों, इसमें अब सारी कहानियों का जिक्र मैं नहीं कर पाऊँगा, आपसे एक आध कहानी का जिक्र कर लेता हूँ। उसमें से एक पात्र ऐसा भी है जो बिल्कुल जिसको ये ध्यान आता है, वो शिमला में पढ़ रहा था उन दिनों में जब ये भारत पाक ये सम्मेलन हुआ। वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो अपने पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आई, श्रीमती गांधी ने भाग लिया। वो सारी चीज़ें उस सम्मेलन में, उस समय वो एक 16 वर्ष का छात्र था, लेकिन मानसिक रूप से वो संतुलित नहीं था। उसने बेनज़ीर भुट्टो को देखा और वो बेनज़ीर भुट्टो से काल्पनिक रूप से प्यार करने लगा, और उसने 40 पत्र बेनज़ीर भुट्टो के नाम डाल दिए, क्योंकि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। और वो बाकायदा ये सबको कहता था कि मुझे आज भी नींद में आकर, सपने में आकर बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा। तो एक कल्पनाशीलता की रौ में बहकर वह व्यक्ति, वह युवा जो है, वो तरुण जो युवा भी अभी नहीं बना था, वो इस तरह से सारी की सारी ज़िंदगी जीता रहा। और बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ वो कहानियाँ आपको बताएंगी, मैं सारी बातें बताऊंगा तो जिक्र ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह से कुछ एक जो सबसे जो खतरनाक घटना थी वो ये था, जो ये अनिरुद्ध काला की पुस्तक में है, वर्णित हैं, उनमें कुछ एक विषयों को उन्होंने छुआ है। सबसे बड़ी उन दिनों में ये बलात्कार की घटनाएं थी, और बलात्कार की घटनाएं कभी भी बलात्कृत, जिनसे बलात्कार हुआ है, उन बेचारी स्त्रियों को सामान्य नहीं रहने देती। ख़ासकर जब विभाजन का जो है एक परिदृश्य, उसमें उनको जीना पड़े, बहुत मुश्किल होती है। अब एक लड़की, एक पात्र जो है वो वहाँ पर रह जाती है और छूट जाता है उससे घर परिवार सारा का सारा। वहाँ एक वो मुस्लिम से शादी करती है, और 1950 में मित्रों क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ कि जो बिछड़ गए हैं उनको वापस आने का अवसर दिया जाए। और सीमाओं पर 2 शिविर लगे, एक भारत का शिविर, पाकिस्तान का शिविर। अब उस शिविर में सब लोग अपने अपने संबंधियों, अपने भाई बहनों जो भी बिछड़े थे उनको देखने के लिए, उनको लौटा लाने के लिए, अपने परिवेश में वापस लौटा लाने के लिए सब लोग वहाँ एकत्र भी होते रहे। कुछ 4 आ जाए, 10 कल आए, ऐसे चलता रहा। तो किस्सा कहानियाँ ये कि वो लड़की जो थी, उसके पेट में एक मुस्लिम का, जिससे उसने निकाह किया था, या मुस्लिम ने उससे निकाह किया था, चलिए जो भी कहानी है उसके हम विवरण में नहीं जाएंगे। उस निकाह के बाद वो गर्भावस्था में थी। जब इधर से जो लेने वाले आए, उसको, उसका पति भी था पहले, पति उसका लेने के लिए, पता करने के लिए आया। पति ने देखा कि ये है, तो पति ने एक शर्त पर इसे स्वीकार करने की एक शर्त रखी कि यदि इसका गर्भपात करवा दिया जाए तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा और इससे पुनः शादी भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई संकट नहीं, मैं इसे दिल से इसकी चाहता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि वह लड़की कहती है कि गर्भपात अब आप लोगों की विवशता है, पर मेरे पेट में जो पल रहा है, आफ्टर ऑल तो बालिक है। इंसान की, किसी इंसान का बीज उसमें हो सकता है, लेकिन इंसान तो है। वो उसमें हिचकिचाती है।
लेकिन बाद में बलात् गर्भपात, और जब उसका बलात् गर्भपात हुआ तो उस संदर्भ में आया कि 15 या 1600 ऐसे लड़कियों के बलात्कार जिनसे हुआ था, उनसे उनके गर्भपात करवाए गए। और एक बड़ी दारुण सी स्थिति सामने आई, और वह लड़की भी अपने घर में आकर अपने पुराने पति के साथ आकर भी सामान्य नहीं रह सकी, घर से निकल गई और एक बस पे सवार हो गई। बस ड्राइवर ने पूछा कि नाम, उसने नाम बताया बलजीत, या कोई भी नाम आप ले दीजिए, ये मैं सही नाम यहाँ पर नहीं दे रहा। तो उसने पूछा, ड्राइवर ने, कंडक्टर ने, कि बलजीत का मतलब क्या है, कौन हो तुम, बलजीत कौर हो, बलजीत चीमा हो, बलजीत क्या है? तो कहती आगे पीछे कुछ नहीं, और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कहता आगा पीछा तो बताओ, पीछे तुम्हारे पीछे क्या लगता है? तो उसने कहा ना मेरे कुछ पीछे लगता है, ना मेरे कुछ आगे लगता है। तो ये ऐसी स्थितियां जो हैं, इनमें हमारे एक विभीषिकाओं का एक पूरा पूरा का पूरा अंबार है, जिससे निपटना, जिसको आत्मसात करना और जिससे कुछ सीखने का प्रयास करना, ये कुछ भी मित्रों संभव नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, जिनके आधार पर अब कृतियाँ भी आ रही हैं, और उनको एक साहित्य के सृजनशीलता के माध्यम से उनके मूल मर्म को बयान करने का प्रयास भी हो रहा है। तो मित्रों, ऐसे प्रयास को आप देखिएगा और पढ़िएगा। हो सकता है कि हमें कम से कम किसी आने वाले वक्त के लिए ये चीज़ें चुनौती दें, चेतावनी दें कि हमें भविष्य में अपने लोगों के साथ या अपने परिवेश के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना, जिससे पूरी की पूरी जो नस्लों के अनेक लोग हैं वो बिल्कुल पागल हो जाएं। और एक इससे जुड़ी हुई बात जो है वो आपसे अगले एपिसोड में करूंगा, वो है कितने परिवारों को एक पत्रकार ने मिलवाया। धन्यवाद।